लगा देना है इसको, है ना, तो 2:30 बजे करना है ऑफ। ठीक, तो हमने कल जो बात की थी, पढ़ रहे थे अपन हिंदी, और हमने जानकारी ली थी कि हमारी जो हिंदी भाषा है, तो इसमें हिंदी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है ना। कुछ प्रश्नों पर हमने चर्चा की थी, हिंदी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है। तो कौन सी भाषा का शब्द हुआ हिंदी? कौन सी? ईरानी। अगर ईरानी नहीं हो ऑप्शन में तो हम क्या कर देंगे? अगर ईरानी नहीं मिलता है तो हमें करना है फारसी या फिर पारसी। ये कैसे हुआ कि हमने एक जो कहानी के माध्यम से पढ़ा था कि प्राचीन नदी सिंधु हुआ करती थी, और सिंधु नदी की पश्चिम दिशा में आर्य लोग रहा करते थे। आर्य लोगों का उच्चारण स वर्ण की जगह ह वर्ण से होता था, इसीलिए सिंधु से क्या बन गया हमारा? हिंदू। और हिंदू वाला जो स्थान है जहां पर हिंदू लोग अत्यधिक मात्रा में निवास करते हैं, वही क्या कहलाया? हमारा हिंदुस्तान कहलाया। क्या कहलाया? हिंदुस्तान कहलाया। फिर हमने बात की थी कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, 14 सितंबर को मनाया जाता है। फिर हमने बात की थी कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। फिर हमने कहा था कि हिंदी को राजभाषा कब माना गया, कब मनाया जाता है राजभाषा दिवस? 21 फरवरी को। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं कि कई बार हमसे कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो थोड़ा सा सिलेबस है उस पर आते हैं अपन। ग्रेजुएशन लेवल पे है आपका या फिर 12th बेस पे? नहीं, अभी जो फॉर्म डाला है मतलब दोनों के हिसाब से डाला है आपने जो फॉर्म डाला है? हाँ, नहीं मतलब तैयारी किसके हिसाब से करना चाहते हो? जैसे ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से करना चाहते हो या फिर 12th के हिसाब, 12th बेस पे? तो अपन क्या करते हैं, पहले पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं। अभी जैसे ग्रेजुएशन लेवल का तो अभी ये फरवरी में है ना। क्या चीज? हाँ, इसके साथ में हो जाएगी वो, कोई बात नहीं। लेकिन क्या है कि अपन थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं। अपने पास जो CET होता है इसका, अपने पास जो CET है ये होता है 2 बेस पे होता है। एक तो होता है ग्रेजुएशन लेवल पे स्नातक, एक तो स्नातक स्तर पर होता है, एक होता है ट्वेल्थ बेस पे, 12वीं पे, है ना। दोनों पे ही होता है। और हमारे पास 150 प्रश्न रहेंगे, 300 अंक का प्रश्न पत्र हमारे पास बनना है, जिनमें से हमारे पास जैसे सामान्य ज्ञान है, इतिहास है, कला है, तार्किक योग्यताएं हैं। तो हमारे पास हिंदी का भी कुछ सिलेबस है ना। तो अपन चर्चा करते हैं हिंदी के सिलेबस के बारे में। लगभग टॉपिक, दोनों टॉपिक्स में क्या है कि समानता ही है, एक आध टॉपिक का अंतर है दोनों में, फिर भी अपन इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, यहाँ पर आप लोगों को दे रखा था कि हमें क्या करना है, इसमें 40% पार करना है ना, 40% पार करना है। लेकिन देखा गया कि 40% तो काफी लोगों के बिना पढ़े ही हो गए, है ना। तो गवर्नमेंट अभी ऐसे विचार में है कि इसको 40 से बढ़ा करके क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट इसको लगभग 60 करना चाहती है। कितना करना चाहती है? लगभग 60 करना चाहती है। और डेफिनेटली ये हो सकता है, होगा ही सही कि लगभग इतना तो हो, लगभग इतना प्रतिशत तो नंबर लेकर के आए बालक। अब उसमें क्या किया, ये किया तो पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें लगभग सभी बच्चे जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है कि जीके क्या होती है, क्या कंपटीशन एग्जाम होता है, उन्होंने भी इसको 40% पार कर लिया, है ना। तो शायद इसी वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, 60% से तो ऊपर होना ही चाहिए, है ना। अब इसमें क्या होता है कि इसको आपके लिए किया गया है 3, इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो होगी 3 वर्ष तक। आपने एक बार CET पास कर ली तो उसकी वैलिडिटी कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष तक। एक बार पास करने के बाद आप 3 वर्ष तक उसके लिए एग्जाम दे सकते हो आराम से, वीडियो का, पटवारी का, जो भी आप देना चाहते हैं, पुलिस कांस्टेबल वगैरह जो भी एग्जाम होते हैं। तो ये जब तक आप इसको 60% से पास नहीं कर लोगे, क्योंकि अपन तो इसी को मान करके चले, अपन क्यों कम माने, है ना। तो इसीलिए 3 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं अपन कि हिंदी के सिलेबस में हमारे पास क्या चीजें आने वाली है।
हिंदी के सिलेबस में हमारे पास क्या चीजें आने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। वही चीजें हैं जो बचपन से लेकर के कक्षा 1 से और अभी तक अपन ने पढ़ी है। बस उन चीजों को अभी तक अपन ने थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ा था कि हमें केवल कक्षा पास करनी थी, अब हमें बिल्कुल सटीक तरीके से उसको पढ़ना होगा। ठीक है। हाँ, एक प्रश्न और है। सबसे पहले जब हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं हिंदी, तो हिंदी के बारे में हमें और भी सामान्य जानकारियां होनी चाहिए। हिंदी के बारे में और भी सामान्य जानकारियां होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने कब इसको कौन से अनुच्छेद में इसको मान्यता दे रखी है ना। तो उसके बारे में बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि जो अपना सीईटी है, इस सीईटी का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि इसे हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? समान पात्रता परीक्षा। समान पात्रता परीक्षा। शब्दावली पर विशेष ध्यान देना है। देखो, परीक्षा जो शब्द है, मैं इसीलिए तो बताऊंगा, प्रत्येक शब्द को बताऊंगा। जैसे परीक्षा शब्द है, ऐसे भी लिख दिया जाता है। ज्यादातर बच्चे इस प्रकार का लिखते हैं, जो कि क्या है, वो व्याकरण की दृष्टि से गलत है। अभी पूछा भी गया था, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से परीक्षा शब्द कौन सा शुद्ध है, उनमें से एक ऑप्शन ये भी था, तो हमें इसी पे राइट करना है, यही सही है, ये सब गलत है। लेकिन वो इस प्रकार से जब बना करके देता है चार, तो हम डाउट में आ जाते हैं और इस प्रकार का कर बैठते हैं। अपन आज बात कर लेते हैं थोड़ा सा पाठ्यक्रम के बारे में, और पाठ्यक्रम लिख करके अपन ने जहां कल छोड़ा था उसी से अपन आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? सारी बातें समझ में आ रही है? नहीं आती है तो आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, है ना। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं निकलेगा, कोई सा भी एग्जाम आ जाए, मतलब यहाँ हिंदी की कक्षा पढ़ने के बाद में कोई सा भी एग्जाम आप वहाँ थर्ड ग्रेड तक का एग्जाम दे सकते हो, जहां जहां हिंदी आ रही होगी, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं निकलेगा जो अपन ने नहीं पढ़ा होगा। तो आज हम इसके पाठ्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो हमें हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ना होगा, उस पाठ्यक्रम के बारे में हमें थोड़ा सा नोट डाउन करना होगा, क्योंकि जब तक हमारे सामने पाठ्यक्रम नहीं रहेगा तब तक पढ़ने में रुचि जागृत नहीं होगी, और पढ़ने में रुचि जागृत होना बहुत आवश्यक है ना। तो मैं आप लोगों से बस वो लिखने का लिए अगर लेके आए हो तो आप क्या करेंगे, पाठ्यक्रम को लिख लेंगे। लाए हो? नीचे गए होंगे शायद। समान पात्रता परीक्षा, सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम। सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम। अब इस चीज में कौन कौन से हमारे पास टॉपिक आने वाले हैं, मैं वन बाय वन सभी को लिखता रहूंगा, उसके बाद अपन एक के बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है संधि, बिल्कुल सिलेबस पे ही चर्चा करेंगे अपन। संधि और संधि विच्छेद। संधि और संधि विच्छेद। जो दूसरा हमारा टॉपिक आने वाला है, अच्छा, संधि और संधि विच्छेद। जो संधि है इसी का विलोम क्या होता है? विच्छेद होता है। संधि का ही विलोम क्या होता है? विच्छेद होता है ना। तो ये क्या है कि जैसे हमारे पास पर्यायवाची ये विलोम शब्द आएंगे, तो विलोम शब्दों में भी हमारे से ऐसे प्रश्न किए जाएंगे, तो यहाँ से भी ये क्लियर हो रही है बातें, और वहां पर एक एक छोटी छोटी सी बात के नंबर कट जाते हैं हमारे, तो हमें इस बात पर विशेष फोकस रखना है। दूसरा हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सामासिक पदों की रचना। सामासिक पदों की रचना, सामासिक पदों की रचना एवं
समास विग्रह, समास विग्रह। शायद आप लोगों को इन सब्जेक्ट, इन जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में जानकारी है जानकारी। हाँ, तो इन सभी के बारे में अपन बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, फिर आपसे मैं बीच बीच में प्रश्न करूंगा और आप उन प्रश्नों का जवाब देंगे। तीसरा टॉपिक है हमारे पास उपसर्ग। उपसर्ग, प्रत्यय। नंबर 5 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द इस प्रकार से याद कराए जाएंगे कि आपको बस एक बार जब यहां ध्यान दे करके आपने उसको पढ़ा और वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द, एक है विपरीतार्थक। विपरीतार्थक शब्द, इन्हें हम क्या कहते हैं बताओ? विपरीतार्थक शब्द का दूसरा नाम क्या हो सकता है? हाँ, विलोम शब्द। विलोम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द। नेक्स्ट शब्द युग्म। शब्द युग्म, जब हमारे पास टॉपिक्स होंगे तो इनके ऊपर पढ़ने में फिर हमें रुचि जागृत होगी। शब्द युग्म, इसके बाद ये लिखा आपने, मिटा दूं? नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे वो है संज्ञा। नाम सुना होगा आपने, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। नेक्स्ट है शब्द शुद्धि। जानते हो शब्द शुद्धि? जो हम कल कर रहे थे स्टार्टिंग में, कुछ शब्द हैं जिनको हम शुरू से हो सकता है कि गलत लिखते आए हों, बहुत सौ को सही आता भी है, लेकिन हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि वो शब्द वास्तव में शुद्ध है कि नहीं है ना। बहुत सारों का नाम मैंने देखा है कि रविंद्र होता है, तो रविंद्र में आज भी ऐसे करते हैं, ऐसे। उनसे जब पूछा जाता है भाई ऐसा क्यों, हम शुरू से ऐसा ही लिखते हैं, भाई ऐसा क्यों लिखते हो, क्या हमें व्याकरण कुछ नहीं सिखाती क्या? अरे मैं बात कर रहा हूं अपने यहाँ की बात है, एक कहीं के प्रधानाध्यापक जी हैं, नाम नहीं लूंगा, उनका नाम है, और उन्होंने खुद अपना पंपलेट जो छपवा रखा है उसमें ऐसा नाम लिख रखा है। ये बिल्कुल व्याकरण की दृष्टि से क्या है, गलत है। क्योंकि जब हम संधियां पढ़ेंगे ना, तो संधि से हमें पता चलेगा कि सर ने ऐसा इसको गलत क्यों कहा, ये राइट क्यों कहा। क्योंकि मैं नहीं कहता, ये तो व्याकरण कहती है। जैसे व्याकरण में क्या होता है कि जैसे अपने पास एक शब्द आया था रवि, और हो गया इंद्र, रवि और इंद्र। अब यहां से हम क्या करेंगे, बिल्कुल गणित चलती है इसमें। जैसे यहां से अपन ने क्या निकाला, ई निकाला, और यहां से भी क्या निकाला, ई निकाला। ई और ई निकालते ही दोनों को प्लस कर दिया। जब ई और ई मिलता है, यानी कि ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलता है, तो दीर्घ ई बन जाती है। ठीक है, तो यहां से अपन ने जब किसको नीचे कर लिया था, ई को ले आए थे अपन, तो यहाँ क्या बचा, केवल वो भी कैसा, हलंत वाला। मैं सभी को बताऊंगा, क्योंकि जब वर्ण विचार पढ़ेंगे तो एक एक चीज आएगी।
और ये बीच बीच में जो समझाना है इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। जो टॉपिक चल रहा है उसको याद करने से आपको याद हो कि नहीं हो, जब बीच बीच में से हम जब प्रश्न चलते हैं तो यहाँ से कई बार प्रश्न ऐसे कैसे बनकर के आ जाते हैं। अब ये यहाँ से अपन ने वह यहाँ पर ये ई को कहाँ ले आएंगे, इधर ले आएंगे। पीछे क्या बचा, क्या बचा पीछे, ये ई तो इधर आ ही गया था। अब क्या बचा, आधा न और द और र। अब इन सभी का हम क्या कर लेंगे, सम्मेलन कर लेंगे, संधि कर देंगे। अब संधि करने के बाद हमारे पास क्या आया, र, ये आया व में कौन सी मात्रा जुड़ जाएगी, बड़ी ई की। उसके बाद क्या बन जाएगा, रविंद्र। बताओ ये सही है या ये सही है, नीचे वाला, क्योंकि इसको हमने सिद्ध किया है, इसको तो हमने बनाया है व्याकरण के नियमों से, इसको कहीं से नहीं बनाया, ये तो बस नाम था और लिख दिया गया है ना। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको गलत लिखते हुए आए हैं। तो ये सब अपन किस में सब पढ़ेंगे, शब्द शुद्धि में पढ़ेंगे, है ना, शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि के आगे डेश लगा करके आप लिखेंगे अशुद्ध शब्दों का, अशुद्ध शब्दों का, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण, शब्दगत अशुद्धि का कारण। शब्दगत अशुद्धि का कारण। इसके बाद हम चलेंगे वाक्य, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले अपन सिलेबस देख रहे हैं। वाक्य शुद्धि, देखो जैसे शब्दगत अशुद्धि होती है वैसे वाक्यगत अशुद्धियां भी होती है। तो टॉपिक आ जाएगा हमारा वाक्य शुद्धि। अभी जैसे मान लो मैं बोलूं आपसे कि मैं खाना खाने नहीं गई थी, मैंने क्या बोला, मैं खाना खाने नहीं गई थी, तो आपको हंसी चल जाएगी। इसका कारण क्या है कि मैंने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी, है ना, व्याकरण की दृष्टि से मेरे से गलती हो गई, क्योंकि मैंने वाक्य ही क्या बोल दिया, गलत बोल दिया। गलत भी कौन सा वाला, लिंग से संबंधित, क्योंकि मुझे बोलना चाहिए था मैं खाना खाने गया था या मैं खाना खाने नहीं गया, लेकिन मैंने क्या बोल दिया, मैं खाना खाने गई थी, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हो गया वाक्य। इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए था, वहां पर पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करना चाहिए था, पुल्लिंग की दृष्टि से बोलना चाहिए था, है ना। तो इस प्रकार से वाक्य में जो वाक्यगत अशुद्धियां होती है उनको भी शुद्ध करने के लिए हमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से एक सही वाक्य छांट करके हमें लिखना होगा, है ना। तो देखते हैं वाक्यगत अशुद्धि, यहां पर भी डेश लगा करके लिखेंगे अपन, अशुद्ध वाक्यों का, अशुद्ध वाक्यों का, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और शब्दगत, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण, यानी कि इस वाक्य में अगर अशुद्धि हुई है उसका कारण क्या है। शब्दगत अशुद्धि का कारण। नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए किसे कहते हैं वाक्यांश, किसे कहते हैं वाक्यांश, नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो नहीं पता है वो बहुत अच्छी बात है, आपको पता होता लेकिन गलत पता होता, पहले तो उसको आपके दिमाग में से डिलीट करना होता मेरे को, उसके बाद में दूसरी छपाई करनी होती। अब जब याद ही नहीं है तो डायरेक्ट छपाई करनी है, कोई समस्या ही नहीं है, है ना, कोई समस्या नहीं है। देखो वाक्य रहेगा तो वाक्यांश भी आएगा,
वाक्य नहीं रहेगा तो शब्द रहेगा, शब्द नहीं रहेगा तो वर्ण रहेगा, वर्ण नहीं रहेगा तो ध्वनि रहेगी। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी को पढ़ना है। इसमें लिखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला आपसे कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला, बात समझ में आई? मैंने कहा ईश्वर में विश्वास रखने वाला। अब ये पूरा वाक्य तो नहीं बोला मैंने, ये वाक्य न बोल करके मैंने केवल वाक्य का अंश बोला कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला। अब ऐसा कौन है जो ईश्वर में विश्वास रखता है? तो अपन को एक सार्थक शब्द में उसका जवाब देना होगा, तो उसका अर्थ निकलेगा आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहते हैं अपन आस्तिक। बहुत कम बोलने वाला, बहुत कम बोलने वाला। मितभाषी, जो बहुत कम बोलता है, इसका मतलब वो नहीं है गूंगा, नहीं कहेंगे उसे। अरे गूंगा तो वो होता है जो बोलता ही नहीं है ना। मितभाषी वो होता है जो आवश्यकता अनुसार बोलता है, जब उसकी जरूरत होती है तब बोलता है, और बोलता है तो ऐसा बोलता है कि कहीं ना कहीं वो किसी का भला कर रहा है, उसे कहते हैं मितभाषी। जो बहुत कम खर्च करने वाला है उसे कहते हैं मितव्ययी। जो सब कुछ जानने वाला है उसे कहते हैं सर्वज्ञ, है ना। तो इस प्रकार से वाक्यांश के शब्द आएंगे। अपन ने पढ़ रखे हैं, आपने 11th में ही पढ़ा होगा शायद, है ना। छोटी कक्षाओं में ये चीजें अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ी है। उन्हीं चीजों को अपन को यहाँ पढ़ना है और उनसे संबंधित क्वेश्चनों को हल करना है ना। आपको मुख्य जमानी याद हो जाएंगे। कोई सा भी शब्द मैं बताऊं, क्योंकि अपन हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, हमें ज्यादा विशेष पढ़ने की आवश्यकता इन चीजों में नहीं है। हिंदी को तो अपन अगर चलते चलते भी याद कर ले, बस ये है कि जिस टाइम पढ़ाया जाए उसको फोकस करें। और जब मैं बता दूं कि इस टाइम आपको इस प्रकार से ये चीज पढ़नी है, एक सप्ताह में इसका 3 बार रिवीजन होना चाहिए, फिर गारंटी में ले लेता हूं कि एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा। जितने प्रश्न आएंगे उनमें से कितने आपके एकदम सही चले जाएंगे। अगर एग्जामिनर ने गलती कर रखी है उसकी अपन कोई गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि वो प्रश्न वैसे भी डिलीट हो जाएगा। परंतु आपने जो मैंने पढ़ाया उसको वैसा का वैसा मैंने बताया, उस हिसाब से पढ़ लिया, एक भी प्रश्न कट जाए तो गारंटी। बस ये है कि आपको वो चीजें, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया आपने पढ़ भी लिया याद नहीं हुई, तो फिर वो कोई गारंटी नहीं है। याद भी होनी चाहिए, है ना। जो टेस्ट देंगे अपन यहाँ से, जो टेस्ट होगा आप लोगों का, वो टेस्ट भी देना जरूरी है। उस टेस्ट को अवेयर के रखना जरूरी है। उसको एग्जाम के जस्ट पहले एक बार पूरा तरीके से पढ़ना जरूरी है ना। तो ये सारी बातें अपन धीरे धीरे करते रहेंगे। उसके बाद चलते हैं अपन नंबर जो 13वां पॉइंट है हमारा, वो है मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां क्या है? मुहावरे और लोकोक्तियां। जैसे 9 2 11 होना, हवा से बातें करना, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना। बहुत सारे ऐसे लोकोक्तियां और मुहावरे हैं जो हमारे से परीक्षा में पूछे जाते हैं, और मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट ग्रेड तक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये चीजें ऐसी है कि जिसके एक बार में समझ में आ गई ना, उसको तो आ गई। आपने देखा होगा गांव के जो बिल्कुल बुजुर्ग हैं, जिन्होंने कभी एक कक्षा में भी पैर नहीं रखा, उन लोगों से भी अगर मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में प्रश्न किया जाएगा ना, वो भी एकदम सटीक जवाब देते हैं। उनसे आप कॉपी लेकर के, रजिस्टर लेकर के बैठ जाओ और उनको दादी बताइए इसका मतलब क्या होगा, वो फटाक से बताएंगे, क्योंकि उनके अंदर इन चीजों के लिए समझ है। हमारे अंदर इतनी समझ नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं कर पाते, क्योंकि पढ़ने का टॉपिक थोड़ी है, ये तो केवल व्यवहार में लाने का टॉपिक है। हम जैसे पढ़ते पढ़ते, जैसे मैं कुछ मुहावरे आप लोगों को लिखा दूंगा, तो उसके बाद अपन कक्षा में भी कई बार बातें करेंगे ना, तो आप अपने आप ही मुहावरों का प्रयोग करोगे। हैं क्या बात है, ईद का चांद हो रहा है ना। वो क्या है, अपन ने कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करना सीख लिया, इसीलिए तो बोल रहे हैं अपन। बड़ा मितभाषी हो रहा है आजकल, तो क्या बात, मितभाषी का मतलब क्या, उसने अपनी भाषा को सीमित कर लिया, वो जरूरत पड़ने पर ही बोलता है, वो क्योंकि वो बोलता कहाँ है, जब उसकी जरूरत होगी। इस प्रकार से फिर आगे चलते अपन, एक और टॉपिक हमारे पास, और ये आपकी कक्षा 12th में भी आपने पढ़ा होगा, पारिभाषिक शब्दावली के नाम से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना। तो इसको भी लिख लेंगे अपन, पारिभाषिक। लिखो, पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक, पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक शब्द, समानार्थक हिंदी शब्द।
पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द। और एक अंतिम जो हमारा 15 नंबर का टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान। जो कार्यालयी पत्र हम कक्षा 12 में हमारे पास है, क्योंकि 12th बेस पे हम जब सीईटी पढ़ रहे हैं तो उसमें 12th से संबंधित ही ज्यादा चीजें ली जाएगी। 11th 12th में जो पढ़ा है वही ज्यादातर उसमें आएगा। तो वहां पर कार्यालयी जो कार्यालयी पत्र हम पढ़े थे, आप अपने पढ़े थे उसमें, तो कार्यालयी पत्रों में से ही कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि उसमें कहाँ कौन सा शब्द कहाँ कहाँ लिखा जाता है, किसके लिए लिखा जाता है, प्रेषक कौन होता है, प्रेषिती कौन होता है, प्राप्तकर्ता के सिग्नेचर कहाँ पर होंगे, ये सारी बातें इनमें से भी प्रश्न कभी कभी कर लिया जाता है। तो लिख लेंगे कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान। कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान। कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान, ये तो हमारे सिलेबस की बात थी। इनमें से जो जो चीजें हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, इन सभी चीजों को अपन बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। और आपकी कॉपी बिल्कुल साफ रखनी है, आपको एकदम साफ, उसमें कहीं काटाबाजी नहीं करनी है ना। जो चीजें हम एक बार यहाँ पढ़ लेंगे उसको एक बार घर पे जाकर के आपको टाइम टेबल के हिसाब से रिवीजन करना है मात्र। क्योंकि देखो एक सच्चा विद्यार्थी वही होता है जो खुद के लिए ईमानदारी से पढ़ता है। मतलब इसमें पढ़ाई में अगर जो व्यक्ति ईमानदारी से पढ़ रहा है ना, निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है। लेकिन हमने पढ़ा, यहाँ पढ़ लिया, घर पे जाते रख दिया, ईमानदारी से हम नहीं पढ़े, घर वालों की नजर में हम पढ़ने के लिए आ रहे हैं, घर में रात में भी पढ़ रहे हैं और हम ईमानदारी उसमें नहीं बरत रहे, ये मान लो कि डेफिनेटली आप ये लिख करके चलो अपनी डायरी के पीछे वाले पेज में, आप निश्चित रूप से असफल हो जाओगे। लेकिन आप पढ़ने में मेहनत कर रहे हो, भले ही आपको याद नहीं हो रहा, आप उसके लिए प्रयास कर रहे हो, लेकिन ईमानदारी से कर रहे हो, बिना बात कहीं समय बर्बाद नहीं कर रहे, डेफिनेटली पक्का है आपको सफलता मिलेगी। ये बात आप तब जानोगे जब आपको सफलता मिल जाएगी और तब पता चलेगा कि हाँ किसी ने बोला था, है ना। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है हमें। जो भी चीज पढ़नी, अगर आपका मन नहीं है पढ़ने का, आज माना कि आपका मन पढ़ने का नहीं है, आप आज के दिन के लिए सो जाओ, जितनी नींद आ रही है सो जाओ। आप सब कहोगे सर एग्जाम तो पास में आ रहे हैं, आप सोने की सलाह दे रहे हो। भाई सोने की सलाह इसलिए है कि जो मन करता है ना वो कर लेना चाहिए। हमारा मन कहता है कि सो लें तो सो लें, क्योंकि आप अगर आपके मन ने बोल दिया एक बार कि यार नींद आ रही है और उस समय पढ़ने की कोशिश करोगे, तो हालांकि आपका शरीर पढ़ेगा तो सही लेकिन उसको ग्रहण नहीं करेगा। ये मशीन है, अगर इसने ग्रहण नहीं किया तो क्या पढ़ना सार्थक हुआ? नहीं हुआ। जब हमें बोला गया कि हमें नींद आ रही है तो सो लेना चाहिए, तो सो लो आप। कोई नियम नहीं है कि शाम के समय सोना चाहिए, कि कोई सुबह के समय सोना चाहिए, सब नियम गलत है। जो एक विद्यार्थी है उसके लिए तो खुद के नियम ही मायने रखते हैं। आप अपना बहुत अच्छे से टाइम टेबल बनाएं, अपनी दिनचर्या को उस टाइम टेबल में सेट करें। ये बिल्कुल पक्का है कि जो विद्यार्थी टाइम टेबल बना करके पढ़ रहा है उसकी डेफिनेटली टाइम टेबल गड़बड़ होगा। प्रत्येक 1 या 2-3 दिन तक टाइम टेबल चलेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर ऐसा आपके साथ होने लग गया तो यूं मान लो कि आप बहुत सही दिशा में चले जा रहे हो और आपने सोच लिया कि नहीं मैं टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ लूंगा, मैंने टाइम टेबल बना लिया, मैं इसके अनुसार चलूंगा, नहीं चल रहे, पढ़ाई छोड़ दी, बैठा ही नहीं मेरे से तो। अरे नहीं, सभी के साथ ऐसा ही होता है, सभी के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन सफलता प्राप्त होने के बाद में वो बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे पढ़ते थे, हम ऐसे ऐसे करते थे। नहीं, जो एक वास्तविक विद्यार्थी है वो समय सारणी बनाएगा, उसके अनुसार पढ़ेगा और उसकी समय सारणी बिगड़ेगी, लेकिन उससे हार नहीं माननी अपन को। या तो किसी कार्य को आरंभ मत करो, और आरंभ कर लिया तो जहां तक हम सफल नहीं हो जाते तब तक उस पर चलना है अपन को, है ना। तो अब हम आगे की बात कर लेते हैं। हमने जहां पर कल छोड़ा था उसी के बाद की हम बात करते हैं। हमने कल कहा था कि हमारा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है। इन तीनों के बाद में हम एक नोट लगा करके एक शब्द लिखने वाले हैं। नोट लगा करके हम जो चीज लिखने वाले हैं उसमें यह है कि हमारे संविधान ने भाषा को राजभाषा का दर्जा कब दिया, या कब, मतलब किस अनुच्छेद में दे रखा है। तो हमें ये चीज की जानकारी होनी चाहिए, है ना।
तो आप इस चीज के लिए लिखना आरंभ कर देंगे, जहां से हमने छोड़ा था ना उसी के आगे लिख देना इसको, और नोट डाल करके लिखना। आप इंग्लिश में डालते हो ना नोट, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेष। क्या बोलते हैं उसे? विशेष। और विशेष डाल करके आप लिखना स्टार्ट कर दें। लिखो, संविधान के भाग 17, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद, संविधान के, हालांकि संविधान वाले सर भी लिखाएंगे इसको, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में, 343 से 351 में, 343 से 351 में हिंदी के राजभाषा होने से, हिंदी के राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख है, संबंधित उल्लेख है। ये विशेष में लिख लेना है आपको, है ना। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी की राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख किए गए हैं। ठीक है। अब ये हमारा एक सामान्य हिंदी का परिचय था, यानी कि हिंदी का एक सामान्य सा परिचय था, ये हमें जानना था हिंदी के बारे में। अब अपन आएंगे व्याकरण के बारे में, जो हमें परीक्षा में मिलेगा, जिसके लिए हम अब पढ़ना चाहते हैं। वो चीजें अब आज यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी हमारी, और यहाँ से हमें विशेष फोकस करके यही ध्यान रखना है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो ध्यान केवल यही रहे, इसके अलावा कहीं ध्यान नहीं रहे, है ना। तो हम आज से प्रारंभ कर देते हैं हमारी व्याकरण। ठीक है। इसमें एक छोटी सी बात हम छोड़ करके चल रहे थे, उन चीजों को मैं चाहूं तो थोड़ा सा अगर अपन लिखना चाहें तो लिख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद केवल ग्रामर चलेगी, क्योंकि ये साहित्यिक वाला मामला है। मैं चाहता हूं कि इसको नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि ये हो सकता है आपको बोरिंग महसूस कर दे कि नहीं आ रही है तो जाने क्या लिखा दिया। फिर भी अगर हमें अच्छा पढ़ना है, उसके लिए 2-3 लाइनें और लिखना जरूरी है। तो आपको शायद इन चीजों के बारे में पता होगा। लिपि, जानते हो लिपि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं लिपि? हाँ, नहीं, वो तो लिपि हिंदी की है, लेकिन लिपि कहते किसे हैं, बात ये है ना। लिपि किसे कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। देखो सुनिए, प्रत्येक भाषा के निश्चित कुछ ना कुछ चिन्ह होते हैं। प्रत्येक भाषा के कोई ना कोई निश्चित चिन्ह होते हैं, वही भाषा की क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। जैसे अगर हमने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया, अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हम इस प्रकार से लिखते हैं। ये क्या है? ये अंग्रेजी भाषा के चिन्ह हैं। उसी प्रकार हमारी जो हिंदी भाषा होती है, हिंदी भाषा के भी कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। उन निश्चित चिन्हों को ही क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित चिन्ह होते हैं, और उन्हीं चिन्हों को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपि। मैंने अभी आप लोगों के सामने एक शब्द बोला कि लिपि कहा जाता है। बताइए, मैंने शब्द बोला था चिन्ह, आप उस चिन्ह शब्द को लिख करके बताएं कि कैसे शब्द लिखा जाए, क्योंकि हमारे पास टॉपिक आया था शब्द शुद्धि। मैंने बोला चिन्ह लिख करके दिखाएं, तो आप लिखो चिन्ह कैसे लिखा जाए। देखो, ये कंपटीशन का जमाना है, संघर्ष तो करना पड़ेगा। मुश्किल तो आएगी, लेकिन मुश्किल जब अपन इसको लिखेंगे, मुश्किल का सामना करेंगे, अपने आप सही होता हुआ चला जाएगा। दिखा ना, इधर से
एक तो चिन्ह ये तो कतई गलत है, दोनों ही गलत है। हाँ इधर से देखो, अभी तक अपन को जो पढ़ाया गया था इस प्रकार से पढ़ाया गया था कि चिन्ह जब अगर बोला गया तो हमें क्या लिखाया गया था, ये चिन्ह होता है साहब, है ना। फिर अगर ज्यादा ही नहीं मानो ये, तो हम क्या करते हैं ज्यादातर, फिर इसको ये कर देते हैं। ये दोनों ही गलत होते हैं, लेकिन इस चीज को ज्यादा सबसे बार लिखा जाता है, लोगों के द्वारा ये लिखा जाता है ना। सुनो, हमें ध्यान देना है शब्दगत शुद्धि में कि चिन्ह कैसे लिखा जाए। चिन्ह को कैसे लिखा जाता है, या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं, ये है, ये हलंत लगा दो, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर ऐसे आप नहीं लिख सकते तो फिर आपको ऐसा भी लिख देना चाहिए, ह है, ह के पेट में क्या है, न है, ये एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। बात समझ में आ गई? ये भी एकदम शुद्ध है और ये भी एकदम शुद्ध है, ये दोनों ही गलत है। ठीक है, तो हैं जो, हाँ इसमें आधा ह है, न पूरा है इसमें। जैसे अपन लिखते ना वक्ता, वक्ता, तो नीचे पैर किसके हैं इसमें, त के, क्योंकि ये तो आधा है। इसी प्रकार यहां से ये न है, इसमें पूरा है, ह आधा है इसमें। अब आप सोचोगे फिर तो हलंत लगा दें, हैं? तो बताओ यहां अपन ने हलंत लगा रखा है क्या? कहीं नहीं लगा रखा, क्योंकि ये इसके ऊपर बैठा रखा है। अब जिसके ऊपर बैठा ही है तो उसको फिर डंडे की क्या जरूरत, उसको बैसाखी की क्या जरूरत, उसके ये तो किसी के ऊपर बैठा हुआ है, ऐसे ही ये न के ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ हलंत नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, हलंत लगेगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने इस प्रकार की बात कर ली थी, और लिपि के बारे में ना आपको बोला, तो लिपि की हम थोड़ी सी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर अपन लिपि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लिखो, प्रत्येक भाषा की, सॉरी के लिखना, प्रत्येक भाषा के, प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित चिन्ह होते हैं। प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। उन चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना आप स्टार डाल करके, प्रत्येक भाषा की, प्रत्येक भाषा की अपनी निश्चित लिपि होती है, लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी निश्चित लिपि होती है। होती है कि नहीं होती? जैसे, जैसे करके लिख लेंगे। सबसे पहले तो अपन इसी की बात कर लेते हैं। हिंदी की लिपि कौन सी है? जैसा कि बालक ने बताया था, देवनागरी। देवनागरी की विशेषताएं क्या क्या है? बाएं से दाएं चलती है, सिर और रेखा खींची जाती है ना, बाएं से दाएं चलती है, सिर और रेखा खींची जाती है। उसके बाद जो अंग्रेजी की लिपि की बात करें, अंग्रेजी की कौन सी लिपि है? कौन सी? रोमन। क्या हो जाएगी? रोमन। अगर मैं आपसे बात करूं कि संस्कृत की लिपि कौन सी है? हाँ, देवनागरी है। अगर नेपाली की मैं पूछूं कि नेपाली की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। अगर मैं पूछूं कि उर्दू की लिपि कौन सी है? अगर उर्दू की अपन बात करते हैं तो उर्दू की लिपि,
उर्दू की लिपि की बात करते हैं तो उर्दू की लिपि क्या हो जाएगी हमारे, क्या हो जाएगी, फारसी। क्या हो जाएगी, फारसी। उर्दू की लिपि क्या हो जाएगी, फारसी। अगर मैं आपसे बात करूं कि पंजाबी, पंजाबी की लिपि क्या होगी, गुरुमुखी। लिख दें आप इनको। आ गई ये बात समझ में? अब अपन ने कल बात की थी, अभी टाइम है ना अपने पास, जो हमने कल बात की थी कि भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम कितने होते हैं, वहां छोड़ा था अपन ने। भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम कितने होते हैं, भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम, भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम, भाषा अभिव्यक्ति के माध्यमों की बात की थी। तो हमने क्या क्या किया था, एक तो क्या क्या होता है, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। मौखिक, लिखित और सांकेतिक, हमने 3 प्रकार के माध्यम बताए थे। एक तो हो गया मौखिक, एक हो गया लिखित, एक हो गया सांकेतिक। इस प्रकार से हमारे को एक प्रश्न दे दिया जाएगा, निम्न में से भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। तीनों तो ये नाम दे दिए, एक कोई सा उसने चौथा बना करके दे दिया कि निम्न में से भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम नहीं है, तो फिर उनमें से वो जो चौथा नहीं है वो वाला ही हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में हमने एक बात ये भी की थी कि इनमें सबसे प्राचीन माध्यम कौन सा है, सांकेतिक। क्योंकि प्राचीन समय में हमारे पास भाषा का कोई ये नहीं था, केवल हम संकेतों के माध्यम से बातें करते थे। और ये भी पक्का है आप लोग भी इसके माध्यम से कई प्रकार से बातें कर चुके हो। अरे बहुत काम में लेते हैं। हाँ, गलत बोल रहा हूं? हाँ, चलो एक और यहां से मैं प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों माध्यमों में से सबसे कठिन माध्यम कौन सा है, सबसे कठिन माध्यम की बात करें तो मौखिक आपके हिसाब से, लिखित आपके हिसाब से? हाँ, एग्जैक्ट जवाब देना है, क्योंकि मान लीजिए प्रश्न तो यही है। देखो प्रश्न बना दिया गया एग्जामिनर के द्वारा कि भाषा अभिव्यक्ति, भाषा अभिव्यक्ति, भाषा अभिव्यक्ति का सबसे, ये प्रश्न जो मैं लिखाता हूं उसको आप पेरे के ऊपर लिख लिया करो या फिर कहीं भी लिख लिया करो। भाषा अभिव्यक्ति का सबसे कठिन माध्यम होता है, भाषा अभिव्यक्ति का सबसे कठिन माध्यम होता है लिखित, मौखिक, सांकेतिक, इनमें से कोई नहीं। हमें जवाब देना है कि निम्न में से भाषा अभिव्यक्ति का सबसे कठिन माध्यम कौन सा होता है। इस प्रकार के प्रश्न बन के आएंगे आपसे, और कोई विशेष प्रश्न नहीं आ रहे। बस यही कई बार के पेपर में, ये पिछली बार आए हुए प्रश्न पत्रों में से उठाए गए प्रश्न हैं। तो बताइए, जवाब दीजिए। लिखित है, कंफर्म हो जाओ भाई, नहीं तो नंबर काट लूंगा मैं। हाँ ठीक है, चलो आप लोगों का डाउट था वो डाउट, सबसे कठिन माध्यम की अगर बात की जाए तो सबसे कठिन माध्यम रहेगा हमारा सांकेतिक। आगे बात समझ में? भाई कैसे रहेगा? अगर आप लोग मेरे से कहो कि सर आप ऐसा करो, हमें बोल करके समझा तो मैं बोल करके समझा सकता हूं, लिख करके मैंने बता ही दिया।
अगर आप मेरे से बोलो कि नहीं आज बोलना भी नहीं है लिखना भी नहीं है सर, संकेतों में ही समझाओ हमें, तो अब क्या मैं संकेत सभी, चलो एक संकेत बोल सकता हूँ, दो संकेत में समझा सकता हूँ, फिर सारे संकेत में कैसे बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता, है ना। इसलिए इसको तो विशेष पढ़ाई से सीखा जाता है। इसलिए सबसे कठिन माध्यम की अगर बात की जाती है तो वो कौन सा हो जाएगा? हमारा सांकेतिक माध्यम हो जाएगा। ठीक है। अब अगर सांकेतिक सबसे कठिन है तो मैं बात करूं कि सबसे सरल माध्यम कौन सा है? कौन सा होगा? मौखिक। क्योंकि मौखिक इसलिए सरल है क्योंकि किसी से बोला कि हाँ आपका नाम क्या है, वो आराम से नाम बोल देगा। कहां के रहने वाले हो, आराम से नाम बोल देगा, है ना। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है? मौखिक को सबसे सरल माध्यम कहा गया है। ठीक है। ये कौन सा माध्यम हो गया हमारा? सरल माध्यम। भाषा अभिव्यक्ति का सरल माध्यम अगर बनाना चाहें तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? मौखिक। सबसे कठिन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? सांकेतिक। और लिखित कैसा माध्यम कहा गया है? कठिन और सरल दोनों ही है। वो कैसे है? अरे जो अनपढ़ है उसके लिए तो लिखित भी कठिन ही है। जिसने पढ़ने का कभी विचार ही नहीं किया, जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, आप उससे कहोगे यार ये तो सरल ही है बोल दे, वो कैसे लिखेगा? क्योंकि उसको तो पढ़ाई के बारे में नॉलेज है ही नहीं। तो ये क्या है? कठिन भी है और सरल भी है। सरल तब है जब हम पढ़े लिखे हैं। आपसे बोल दिया जाए चलो आप पढ़े लिखे भी हो, रोज कक्षा में भी आते हो, आप इंटेलिजेंट भी हो, आपने 10th में बहुत अच्छी परसेंटेज भी बना रखी है, परंतु मैं आपसे पूछ लूं ऐसा करो चाइनीज में इसको लिख करके बताओ। चाइनीज में मैं बोलूं आपका नाम लिख करके बताओ। हाँ यार पढ़े लिखे तो थे, आता भी था, इंटेलिजेंट भी थे, नहीं लिख पाए। क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि हमें उस भाषा का ज्ञान ही नहीं है, तो हम लिख भी नहीं सकते। इसीलिए इसे सरल और कठिन लैंग्वेज कहा गया है। हमने अगर इसको पढ़ा है तो हम इसको लिख सकते हैं, नहीं पढ़ा है तो फिर नहीं लिख सकते हैं, है ना। यही तो बात है कि सबसे पहले जो छोटा सा बालक होता है ना, वहीं से लेते हैं पर, जो छोटा सा बालक होता है यही बात है कि वो सबसे पहले लिखना नहीं सीखता, वो क्या करना सीखता है? बोलना सीखता है। बोलने से पहले क्या सीखता है वो? है सुनना सीखता है। सुनना, अगर वो नहीं सुनेगा तो बोलेगा भी नहीं। ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर एक हाड़ौती भाषा में रहने वाले बालक को आप कुछ दिनों के लिए पैदा होते इंग्लैंड छोड़ आओ आप, फिर वो कैंचू कुईचू नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो इंग्लिश में बात करेगा। हाँ वो इंग्लिश में बात करेगा। तो सबसे पहले वो सुनेगा, उसके बाद बोलेगा, फिर लिखेगा। सुनेगा, बोलेगा, पढ़ेगा, फिर बाद में लिखेगा। बोलने के बाद पढ़ना सीख जाएगा, उसके बाद में क्या करेगा? वो लिखेगा। ऐसे ही थोड़ी है, सीखना पड़ता है ना। और इसके बाद में लगभग हमारे पास कुछ बातें और है। अभी मौखिक जो शब्द है, सरल माध्यम है, इसी संबंधित में कुछ प्रश्न आप सभी के सामने लेकर के आऊंगा। ये आपने एक प्रश्न पत्र में लिख ही लिया होगा। जहां पर आपने तीनों माध्यम लिखे हैं उनके पीछे आप चाहो तो डैश लगा करके सरल, मौखिक के पीछे लिख लेना सरल, सांकेतिक के पीछे लिख लेना कठिन, और जो लिखित है उसके पीछे आप लिख सकते हैं सरल डैश कठिन। लिख दो आप। लिखा? देखो पढ़ने के लिए तो हमें मेहनत करनी होगी, है ना, थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगर पढ़ाई के लिए तकलीफ नहीं उठाई तो फिर हम किसके लिए पढ़ाई, किसके लिए तकलीफ उठाएंगे? हाँ, कहा गया है कि ना तकलीफ ना संघर्ष तो फिर क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कुछ पाने की, कुछ कर गुजरने की, तब जाकर के हम आगे बढ़ पाते हैं, है ना। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर आपके सफर में क्या आ रही है? मुश्किलें आ रही है, कठिनाइयां आ रही है, परेशानियां आ रही है, ये डेफिनेटली पक्का है कि आप बहुत आगे जाओगे। कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, रोके कोई रास्ता तो जरूरत और बढ़ती है, बिकने का इरादा हो तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इसलिए हमें हमारी कीमत को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। हमें मेहनत करनी है, हमें तकलीफें उठानी है ना। तो देखते हैं हमारा जो सबसे सरल माध्यम है, यहीं से मैं बात करता हूं क्योंकि आगे के टॉपिक की जो चर्चा करने वाले हैं अपन, वो हमारा व्याकरण का सबसे पहला बिंदु कहा जाएगा, है ना। तो उस पे चलने से पहले मैं कुछ बातें आपसे कर लूं। इसमें लिखने का काम नहीं है, केवल समझने का काम है। लिखेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, है ना। चलो, मैंने आपसे बात की थी मौखिक,
मौखिक। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कई बार पढ़ा है अपन ने बचपन में, खूब रटा है इसको। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वर्ण। हमारे पास दो माध्यम है मुख्य रूप से, तो एक तो है मौखिक, एक है लिखित। सांकेतिक की बात नहीं करेंगे, मुख्य रूप से कहे जाते हैं, सामान्य रूप से तो वो तीन ही होते हैं। सुनो, अब हम बात करेंगे, मैंने आपसे प्रश्न किया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, आपने मुझे से बोल दिया कि साहब वर्ण होता है। ये मुझे भी याद है कि वर्ण होता है, ये सभी को याद है वर्ण होता है, लेकिन प्रश्न ऐसे नहीं आए और आपसे पूछ लिया गया भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक आधार पर, मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? फिर आपका जवाब क्या हो जाएगा? एक और प्रश्न बन गया, लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? ये प्रश्न हैं और यहां से बच्चा मात खा जाता है। इन प्रश्नों को कोई नहीं बताता। हमें आज दिन तक यही बताया गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बच्चों लिखो वर्ण, बस यही बताया, इसके आगे हमने कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन हम कहां से सीखेंगे? जो भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम है ना, यहीं से निकालेंगे प्रश्न, कहीं से नहीं निकलते। इसमें गणित की तरह चलता है बस। देखो, जैसे भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम, अगर मौखिक माध्यम की बात करें तो मुख से सबसे पहले बच्चा बोलना स्टार्ट करता है तो क्या निकलती है? अरे ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है? ध्वनि। क्या निकलती है भाई? ध्वनि। क्या निकलती है? जब बोलना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या निकलेगी? ध्वनि। और लिखित आधार पर पूछा जाता है कि लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, तो सबसे पहले तो क्या लिखेगा? वो वर्ण लिखेगा। स्पष्ट बात होगी। अब प्रश्न कोई सा ही बन जाए, अगर पूछा जाता है कि मौखिक दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी? बोलो। ध्वनि। लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। ठीक है। अब एक बात और सुनिए, आपके दिमाग में शायद प्रश्न चल रहा हो कि नहीं चल रहा हो, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्रश्न बन गया। आप कहोगे साहब ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है? अरे बनना चाहिए प्रश्न। जिस बच्चे के दिमाग में कंपटीशन की क्लास पढ़ते हुए प्रश्न नहीं चले, इसका मतलब वो केवल कक्षा में टीचर के देख रहा है और सुन रहा है। प्रश्न चलने चाहिए आपके दिमाग में कि साहब ये ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या है। देखो, मैं आपसे बोल रहा हूं, बहुत सारी बातें कर रहा हूं, है ना, तो मेरे मुख से निकलने वाली ध्वनियां पैदल चल करके आपके सामने जा रही है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही है ना। लेकिन वर्ण में लिख रहा हूं, दिखाई दे रहा है, बोल रहा हूं, सुनाई दे रहा है ना। अब मैं बात करता हूं कि ध्वनि क्या होती है। मैं ध्वनि और वर्ण में दोनों में अंतर आपको समझा देता हूं। बहुत सरल सा अंतर है। जैसे आपका नाम क्या है? हाँ, क्या बोला? दुर्गा। दुर्गाहाड़ा। हाँ, अब सुनिए, यहां पर अगर मैं बात करूं कि वर्ण कितने हैं और यहां पर मैं बात करूं कि ध्वनियां कितनी है, तो ये जो मैंने गोला लगाया वो क्या है? ध्वनियां हैं। कितनी ध्वनियां आ गई भैया? 4। कितनी ध्वनियां आ गई? 4। ये ध्वनि है। लेकिन मैं बात करूं कि इसमें वर्ण कितने हैं, तो वर्ण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? द में किसकी मात्रा है? बताओ। द में छोटे ऊ की मात्रा है। फिर आगे ग में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। फिर उसके बाद में क्या है? ह में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। उसके बाद ड और ड आधा, और इसमें किसकी मात्रा? ये पीछे का नहीं लिखा जाता, पीछे का डायरेक्ट लिख दो बोले इसे। अब ये सुनो, ये हमारे वर्ण कहलाएंगे और ये हमारी क्या कहलाएगी? ध्वनि कहलाएगी। बताओ अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ ऊ की ध्वनि सुनाई दे रही है, यहाँ आ की ध्वनि सुनाई दे रही है, यहाँ आ की ध्वनि सुनाई दे रही है, यहाँ आ की ध्वनि सुनाई दे रही है। ये 4 ध्वनियां कही जाएंगी। प्रश्न पूछा जाता है कोई भी शब्द दे करके, जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया पवन, इस शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? ऑप्शन देगा 1 2 3 4। प्रश्न नॉर्मल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन जैसे एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं, अब क्या करें? 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें। लेकिन पहले हमें पता नहीं था, है ना। अब पता चल गया। अगर इसके पूछा जाता है कि इसमें ध्वनियां कितनी है, तो कितनी है? 1 ध्वनि, 2 ध्वनि और 3 ध्वनि, है ना। अगर मैं पूछूं कि इसमें वर्ण कितने हैं,
वर्ण कितने नहीं है? 3। अरे प वर्ण है, फिर अ वर्ण है, सुनो, प वर्ण है, फिर अ वर्ण है, उसके बाद व वर्ण है, फिर अ वर्ण है, क्योंकि व्यंजन वर्ण है, स्वर वर्ण है, ये वर्ण ही तो है। आगे इसीलिए तो पढ़ेंगे अपन वर्ण कि वर्ण क्या होता है, किसे वर्ण कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर वर्ण क्या है, इनकी उत्पत्ति क्या है। तो ये अनेक प्रकार हैं इसके, हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। आपको शायद मैं आशा करता हूं कि ध्वनि और वर्ण में अंतर समझ में आया होगा। मौखिक आधार पर हमने जिनको बांटा ध्वनि है, लिखित आधार पर हमने जिनको बांटा वो वर्ण है ना। क्योंकि हमने जो बात की थी वो इसी से संबंधित की थी कि मौखिक आधार पर अगर प्रश्न कर लिया जाए तो हमारा जवाब हो जाएगा ध्वनि, और लिखित आधार पर अगर हमारे से प्रश्न कर लिया जाए तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है, अब आपका दिमाग काम करना चाहिए कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। प्रश्न ये है, वर्ण, अरे वर्ण तो अभी तक पढ़ ही रहे थे ना अपन। मैंने आपसे पूछा है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। सुनो, पढ़ा अपन ने, अभी दिमाग में से प्रश्न आपके आंसर निकलेगा, अपने आप आंसर निकलेगा। देखो यहां बच्चा सबसे पहले बोलना स्टार्ट किया तो क्या निकली, बच्चे ने लिखना स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या लिखा। बच्चा जब कोई ना कोई शब्द बोल देगा, उसका अगर अर्थ निकल रहा है तो क्या कहलाएगा, वो शब्द कहलाएगा। तो भाषा की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ की दृष्टि से क्या कहलाएगी, हमारी शब्द कहलाएगी। यानी ऐसा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो, सार्थक शब्द। ऐसा नहीं कोई सा भी शब्द उठा लिया और उसका कहीं ना कहीं उसे बोल देंगे अपन कि ये सबसे छोटी इकाई है, नहीं है। अर्थ की दृष्टि से जिस शब्द का अर्थ निकल रहा होगा वही भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी, अर्थ की दृष्टि से अन्यथा नहीं होगी। आ रही है बात समझ में? वो कैसे, देखिए अभी समझा दो या टाइम, अब तो टाइम हो गया लगभग मेरे हिसाब से, है ना, 3:30 बज गए, नहीं तो फिर बीच में आ गया अभी, क्योंकि ये बड़े अच्छा टॉपिक है ना। बस आप तो ये ध्यान रखना, जैसे अभी क्या बोल रहे थे अपन, भाषा की शब्द, ये ध्यान रखना आप तो कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है ना। इस चीज को ध्यान रखना, कल आते अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। कोशिश करें आप और भी बच्चों को लाने की, ठीक है। अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?